बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैंने आपको बता रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए, आप उनको दिमाग में रख लीजिए। क्यों आपको ये डेट्स नोट करवा रही हूँ, इन डेट्स पे क्या होने वाला है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज पूरा दिन क्या हैपनिंग होती रही है। जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था वो चीज़ आई, और अगर आई तो उसने पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर क्या पेशरफ्त की, कुछ किया भी है कि कुछ नहीं किया। ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक देखिए। डेट नंबर 1 है 10 अप्रैल, डेट नंबर 2 है 11 अप्रैल और डेट नंबर 3 है 22 अप्रैल। ये डेट्स क्यों ज़रूरी हैं ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन इन डेट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पहले तो पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद आई जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 3 रुकनी बेंच का इंतखाबात के हवाले से, जो कि 14 मई का था। तो हुकूमत ने तो कहा कि हमने तो नहीं करने, कुछ भी हो जाए, मतलब इस टाइम पर क्या कहते हैं कि मर मिटने के लिए और सियासी शहीद बनने के लिए तैयार है पूरी की पूरी पार्लियामेंट, पूरी की पूरी हुकूमत, लेकिन वो इंतखाब नहीं कराएंगे। और फिर उसके बाद करारदाद हुई, और करारदाद भी ज़ाहिर सी बात है सिंबॉलिक है। और फिर उसके बाद आज जिस मेजर ख़बर का सबको इंतज़ार था वो था कि जी भाई कौमी सलामती का जो इजलास है उससे क्या ख़बर निकलती है। इजलास हुआ, अच्छा खासा एक्सटेंसिव इजलास था, और उसका जो एलामिया जारी हुआ वो बहुत देर से जारी हुआ, और एलामिया अपेरेंटली बड़ा होम्योपैथिक सा था, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इसके अंदर बताया जाएगा इंतखाबात के हवाले से। बताया गया, लेकिन कान को डायरेक्टली ऐसे नहीं पकड़ा गया, घुमा कर पकड़ा गया, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन कौमी सलामती का जो इजलास का जो एलामिया है उससे पहले जो बड़ा एक सरप्राइज़ था, मतलब सरप्राइज़ इन द सेंस कि ज़ाहिर सी बात है पता था कि अतर मिनुल्लाह साहब ने एक अपना नोट लिखा है, या फैसला जो है, या आप उसे के एक एडिशनल नोट है, इट्स बेस्ड ऑन 25 पेजेस। वो जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का जो 25 सफ़ात का जो राइटअप आया है सामने, उसने हुकूमती मौक़िफ़ के ऊपर अपनी मोहर लगा दी है। और बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि वो एक गेम चेंजर है तो कुछ गलत नहीं होगा। गेम चेंजर मैं आपको बता रही हूँ क्यों, क्योंकि पंजा आज़माई है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ज़्यादा चीफ जस्टिस वर्सेस द पार्लियामेंट। और जैसे ही अतर मिनुल्लाह साहब का ये 25 सफ़ात का फैसला है, और आई एम श्योर कि आप सब तक उसके सीधा निकात पहुँचेंगे होंगे। मैं भी आपको बता देती हूँ, अब ज़्यादा 25 सफ़ात तो पढ़ना नामुमकिन है इस वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर बाकायदा तौर पर ये कहा गया है तो कि सबसे पहले तो जी 4-3 का फैसला है, 3-2 का नहीं है। दूसरा ये कि जी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई लोगों को ऐड किया गया एंड सब्ट्रैक्ट किया गया, निकाला गया बेंच से, एम बैठे बिठाए, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं आपको ये कहूँ लुब्बे लुबाब उसका वन लाइनर जो अतर मिनुल्लाह साहब का जो फैसला है 25 सफ़ात का, उसमें कैटेगोरिकली जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उनके मौक़िफ़ को उड़ा के रखती है। समझ आ गई आपको, ये वो वाला फैसला है। और हुकूमत बड़ी खुश है, बस जैसे ही 25 सफ़ात आए और जैसे जैसे लोग पढ़ते गए, ठक करके एक पूरा हैशटैग भी चलना शुरू हो गया कि जी चीफ जस्टिस रिज़ाइन करें। मरीम नवाज साहिबा ने इस हवाले से ट्वीट की, पूरी नून लीग इसके ऊपर आ गई कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही उनके जो सीनियर जजेस हैं उनके हवाले से जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई। फिर ये भी कहना शुरू हो गया कि वो जो रेफरेंस वाला मामला है, जो कि हम कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, फलाना टमकाना, कैसे होगा, प्राइवेट मेंबर के थ्रू, ज़ाहिर सी बात है अगर रेफरेंस दायर कराते हैं तो उसकी क्या फॉर्मेशन होगी, वो फॉर्मेशन भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और ज़राए का ये मानना है कि 2 चीज़ें आने वाले दिनों में होने वाली है। ज़राए जो हमें ख़बरें बताते रहते हैं, तो ये ख़बर आई तो मैंने कहा कि मैं आपको बता देती हूँ। कल परसों इसके बारे में भी हमें जो है फ़ाइनल या तो कन्फर्मेशन मिल जाएगी, और अगर कन्फर्मेशन नहीं मिली तो इसका मतलब है कि जो मामला है ये वाला, ये अभी तक लटका हुआ है। वो क्या 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से जब ये रेफरेंसेस जाएंगे 3 जजेस के ऊपर, एक जो मज़ाहिर साहब हैं, मज़ाहिर नकवी साहब, उनके ऊपर तो ऑलरेडी है, और जो बाकी जो 3 रुकनी बेंच के ऊपर जब ये रेफरेंसेस जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन क्या होगी। तो उसकी फॉर्मेशन ये होती है आपको समझाने के लिए भी, ताकि आप लोग को जो मैंने टेक्निकल एरर पहले भी समझाया था अभी भी मैं आपको बता दूं क्लियरली उसकी फॉर्मेशन, ताकि आपको पता चल जाए कि ये पूरा जो एसओपी है उसका होता क्या है। टॉप पर होता है जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद 2 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के,
इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, और जो सीनियर जजेस आप कह लें जी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं ऑफ हाई कोर्ट्स, चीफ जस्टिस सॉरी 2 सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि फॉर दैट मैटर लाहौर हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के। अच्छा, अब सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस सुना है कि मतलब उनका कोई अपनी कोई पर्सनल खुन्नस है उनकी बहुत ज़्यादा उमर अता बंदयाल साहब के साथ, उनके आपस में बनती नहीं है। ये मैं वैसे आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ, जो हम सुनते हैं अपने कोर्ट रिपोर्टर से, और वो लोग जो कि लॉ को अच्छे तरीके से समझते हैं और अदालती कार्रवाइयों को समझते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो वहाँ से फिर हमें ये चीज़ें पता चलती है। तो दो मोस्ट सीनियर जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हो सकते हैं, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के, अगर हम ये मान के चले तो दैट विल बी जस्टिस तारिक मसूद एंड जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस अहमद अली शेख भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो है ये आपको मैंने फॉर्मेशन बता दी और इसकी करंट फॉर्मेशन भी बता दी। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि बड़ा मुश्किल काम होगा कि जो इसका जो इजलास है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, इसको बुलाया जाए या इस तरह से रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि ऐसे के अंदर रजिस्ट्रार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जो रजिस्ट्रार है इस टाइम पर वो बहुत सेट है, मतलब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ अगर मैं कहूँ कि लाइक हमें ये बताया जाता है कि उनका बंदे हैं, ठीक है, और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो तो आपको पता है, वो आपको पता है कि वो बहुत अपराइट हैं और वो अभी उनका टिल्ट किसी की तरफ भी नहीं है। मतलब अपेरेंटली ये लगता है कि PMLN उनके बारे में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रही है, उनके बारे में उठाती रही है। जब उनके हवाले से रेफरेंस का मामला था, उनकी बेगम की जिस तरह से अदालत के अंदर उनकी पेशियाँ होती थी सेरीना फ़ाइज़ ईसा साहिबा की, तो उनके हवाले से उन्होंने काफ़ी बातें की हैं, काफ़ी आवाज़ उठाई है। लेकिन जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो बाय द बुक चलने वाले हैं। जैसे अब अगर मैं अतर मिनुल्लाह साहब की बात करूँ, जिनका आज 25 सफ़ात के ऊपर इतना लंबा जो तफसीली फ़ैसला आया है, जो बेसिकली उनके नोट्स आए हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आया 25 सफ़ात पर, अतर मिनुल्लाह साहब गोज़ बाय द बुक। और अतर मिनुल्लाह साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी तारीफ़ करती रही है। ख़ास तौर पर वो जो मामला था तौहीन अदालत वाला, वो जज ज़ेबा वाला, आपको पता है ना, उसके अंदर भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को रिलीफ मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती रही है। और इस केस के अंदर भी जो चीफ जस्टिस ये जो अतर मिनुल्लाह साहब हैं, इस हवाले से जब गुफ्तगू हुई कि जी भाई ये इंतखाबात पंजाब में कब होने हैं, तो इसमें भी जो अतर मिनुल्लाह साहब है वो सबसे पहले इस चीज़ को उस तरफ लेकर के गए, इस डिबेट को उस तरफ ले जाने की उन्होंने कोशिश भी की और ये चीज़ उन्होंने रेज़ भी की कि भाई सबसे पहले तो ये देखना होगा कि भाई ये असेंबलियाँ टूटी क्यों, असेंबलियाँ तोड़ने की, असेंबलियाँ डिसॉल्व करने की असल वजह क्या थी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और मैं अभी भी ये समझती हूँ कि ये हुकूमत को और उनके वकला को इस मामले के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था और इसी मामले को लोगों को ज़्यादा अपना नैरेटिव बिल्डअप भी करना चाहिए था, पब्लिक पल्स भी बिल्डअप करनी चाहिए थी, ताकि आप लोगों को ये तो एजुकेट करें कि भाई अगर इमरान खान साहब ने PTI ने जो असेंबलियाँ तोड़ी हैं वो किस बेस पर तोड़ी हैं। मतलब हमें तो पता है, हम तो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, हम तो एंकर्स हैं, हमें तो पता है, आप आवाम को तो समझाएं, ऐसे ही तो आपका नैरेटिव आवाम में जाएगा। लेकिन ये पता नहीं क्या करते हैं इनकी लीगल टीम्स ने, पता नहीं क्या समझा, क्या मुनासिब समझा, क्या नहीं। अब ज़्यादा करारदाद, अच्छा अब मुद्दा ये है कि करारदाद हो जाए या फिर आप ये कह लें अतर मिनुल्लाह साहब के 25 सफ़ात के जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो आ जाएं, चाहे हैशटैग चीफ जस्टिस रिज़ाइन करें, चाहे वो आ जाए। इन सारी चीज़ों से जो 3 रुकनी बेंच का जो फैसला आया है उस पर असरअंदाज नहीं होगा, वो वापस थोड़ी ना होगा, वो फैसला अपनी जगह पर बरकरार है। इसके साथ अब आप जोड़ लीजिए जो सिक्योरिटी का, कौमी सलामती का जो एक एलामिया जारी हुआ। अब एलामिया भी जैसे हुकूमत ने डरते डराते बचते बचाते करारदादे की और ये एक स्टैंड लिया, डरते डराते बचते बचाते, मैं बार बार इस लफ्ज़ के ऊपर बड़ा वो फोकस करती हूँ, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि भाई 14 मई को इंतखाब नहीं कराने, चाहे जो चाहे मर्जी हो जाए। उसी तरह जो एलामिया भी आया कौमी सलामती का, वो बड़ा डरते डराते बचते बचाते आया, क्योंकि ये तो दोपहर तक ये सारा काम हो गया था, मीटिंग इजलास विजलास सारा हो गया था, एलामिया आने में पता नहीं क्यों इतनी देर हो गई। और जो एलामिया आया उसके अंदर इस हवाले से डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट उसकी डिसीजन या इनकी क्या टेक होगी, मिलिट्री हमारी जो लीडरशिप है मिलिट्री क़यादत की, कि क्या इनकी क्या साइड होगी। लेकिन अगर आप एलामिया को गौर से पढ़ें, जो कि बहुत ही मोहतात तरीके से लिखा गया है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि आने वाले चंद महीने पाकिस्तान के लिए कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले तो एक तो सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन होने वाला है वो तेज़ होने वाला है,
और वो किन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा? वो उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा जो कि रियासती इदारों को मलाइन कर रहे हैं, और इसके अलावा जो रियासती इदारों के जो क़यादत हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर एक बैरूनी फंडेड किस्म का जो बयानिया है वो बना रहे हैं, और सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो सख्त तरीन कार्रवाई है उसको मज़ीद तेज़ करने का फ़ैसला किया गया। अब हम सबको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा लोग किसके हैं, ज़्यादा इस तरह की जो हैशटैग्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो कौन चलाते हैं। चले मैं नाम ले लेती हूँ। अभी इस वीडियो के अंदर चीफ जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी पार्टियों के नाम लेने में कौन सी इतनी बड़ी बात है? जब कंटेम्प्ट का इतना टेंशन नहीं हो रही तो मतलब पार्टियों की अब क्या बात करें? तो ऑफकोर्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, क्योंकि भाई ये सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी ये कैंपेनिंग्स चल रही हैं इनको रोक लगानी है, इन कैंपेनिंग्स को एक शटअप कॉल देनी है और ठीक ठाक किस्म की, तगड़ी किस्म की देनी है। साथ ही साथ जो दहशतगर्दी है उसको लेकर के ये वाजे कहा गया है कि जो पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, वो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर सख्त मसरूफ़ हैं। सो लिहाजा दे वोंट बी दैट अवेलेबल फॉर एनी अदर टास्क। वो एनी अदर टास्क क्या है? वो एनी अदर टास्क आर द सो कॉल्ड इलेक्शंस, जो कि 14 मई को होने हैं। तो अवेलेबिलिटी के हवाले से कहा गया है, और उनके खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जो है वो ऑपरेशन करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ। वो इसलिए क्योंकि जज्बा खैर सगाली के लिए दहशतगर्दों को जो छोड़ा गया, जो नरमी बरती गई, और ये नरमी भी उस दौर में बढ़ती गई जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे वो जनरल बाजवा थे, और पाकिस्तान के जो DGI थे वो जनरल फैज़ थे। अब इमरान खान साहब से जब इस हवाले से बात भी की जाती है माजी में, तो वो यही कहते हैं कि जी वो मेरी पॉलिसी नहीं थी, वो तो भाई सारी पॉलिसी जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की थी। हालांकि उससे पीछे अगर आप जाएं और अगर आपको ऑपोजिशन के, वो पिछली वाली, अभी वाले नहीं, पिछली वाली ऑपोजिशन के अगर आपको इमरान खान साहब याद होंगे तो आपको याद होगा कि वो तो तालिबान के दफातर खुलवाने के अंदर यकीन रखते थे, वो तालिबान के साथ बातचीत करने में यकीन रखते थे। उनको ये लगता था कि जी गुफ्तगू करनी चाहिए, उनको कौमी धारे में लाना चाहिए और उनके साथ एक नरमी बरतनी चाहिए। ये तो थी माजी की बात, लेकिन ये जो वो वाली पॉलिसीज़ थी डायरेक्टली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में और बाजवा साहब एंड जनरल फैज़ के दौर में थी, उसके रिपरकशंस बाकायदा तौर पर अब महसूस हो रहे हैं, और उसकी वजह से दहशतगर्दी की लहर दोबारा पाकिस्तान में आई है, जिसके लिए एक ठोस हिकमत अमली इख्तियार की गई है। अब अगर आप करारदाद, अतर मेनुल्लाह साहब, कौमी सलामती के इजलास, इन सब को जोड़ दें तो अब वो खबर आपके सामने आ रही है जो कि मैं पीट रही थी कि भाई 14 मई को नहीं होने इलेक्शन, नहीं होने इलेक्शन, नहीं होने इलेक्शन। ठीक है, तो अब क्या होना है? एक तो मैंने आपको चीज़ बताई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाली बात, उसकी मैंने आपको फॉर्मेशन भी समझा दी। अगर उस टाइप पर बात जाती है, अगर बहुत धक्कम पेल से वहाँ तक बात पहुँच जाती है कि रेफरेंस दायर हो जाता है और या अगर उस तरह एक कोशिश भी की जाती है तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी। दूसरी चीज़, और इसके होने के जल्दी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है कल परसों ही, कि जो वो 21 अरब रुपए चाहिए ना इलेक्शन कराने के लिए, उसके हवाले से जो है बड़ी सीधी सी बात है कि नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो एक बजट पेश किया जाएगा, और फिर नेशनल असेंबली के अंदर उस 21 अरब रुपए के बजट को मुस्तरद किया जाएगा। ये भी पार्लियामान में होगा, क्योंकि जब करारदाद हुई तो एक मैसेज दिया, क्योंकि सिंबॉलिक ही होता है, करारदादों से होता क्या है, और अब ये भी मैसेज दे करके सिंबॉलिक तरीके से ये बताना है कि भाई हमने तो बजट असेंबली में पेश किया और तमाम जो पार्लियामान हैं उन्होंने कहा कि जी ख़त्म करें इसको, बजट को हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरह का जो बजट है वो प्रेजेंट करें। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो लिहाजा उस बजट को मुस्तरद किया जाएगा। इसके अलावा अब आ जाएं जी इन 3 तारीखों पर। सबसे पहली तारीख है 10 अप्रैल, तब तक 21 अरब रुपए देने हैं। उससे पहले ऑफकोर्स मुस्तरद हो जाएगी, 21 अरब रुपए नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद जब 10 तारीख को नहीं मिलेंगे तो 11 तारीख को क्या होगा? 11 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन सीधी तरह बोलेगा कि भाई मुझे तो बजट ही नहीं दिए। तो फिर जब बजट नहीं दिए तो फिर उसके बाद कोर्ट अपनी आगे प्रोसीडिंग्स करेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि जी चीफ जस्टिस रिजाइन कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उन्होंने खूब टाइट करना है इन सियासतदानों को, इनकी हालत टाइट करनी है, क्योंकि मैं बता रही हूं कि ये पंजा आजमाई है, और पंजा आजमाई में दोनों पार्टियों ने दोनों तरफ से जोर से जोर लगना है कि जी किसका रिस्ट पहले गिरती है। और इस पंजा आजमाई के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का यही 3 रुकनी बेंच है, ये डायरेक्टली
पार्लियामान के ऊपर जिस तरीके से कैंपेनिंग आ रही है, वो कोई ना कोई इस तरह की जो करारदाद है उसके ऊपर कोई अपने रिमार्क्स दे सकता है, ताकि वो पार्लियामान को और वहाँ पर जो बैठे पॉलिटिशियंस हैं उनको उनकी लिमिट याद कराए। और ये कोई ऐसी नई बात नहीं होगी, इससे पहले भी जब इसी केस की हेयरिंग वगैरह चल रही थी तो आपको याद है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बोला था कि जो माजी में जेलों में हुआ करते थे वो पार्लियामान के अंदर आके तकरीरें कर रहे हैं, राइट? डायरेक्ट उन्होंने बात लगाई थी, जिसका जवाब शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आकर दिया था। तो ये एक टीजर था। तो अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हैशटैग चलाए जाएंगे, रेफरेंसेस का बोला जाएगा, इनको हटाने की बात की जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एक जंग छिड़ी हुई है और अतन मिनुल्लाह साहब के की जो बातें हैं सारी, जो फैसले में जो सारी चीज़ें निकली हैं, उसने हुकूमत को बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो 3 रुकनी बेंच और खासतौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सब चुप करके बैठे? तो वो ये चीज़ें बिल्कुल कर सकते हैं कि जी वो पार्लियामेंटेरियंस को, वो पॉलिटिशियंस को उनका स्टेटस और उनकी जगह बताएं, कोई ना कोई ऐसी करारदाद पेश करके अगेंस्ट द पार्लियामेंट, या कोई ऐसे रिमार्क्स दे करके। अच्छा जी, अब 11 तारीख को जाहिर सी बात है जब फंड्स नहीं जाएंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। उसके बाद है जी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल के हवाले से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पंजाब के अंदर जो निगरां सेटअप है, वो जो निगरां सेटअप है वो उसका लास्ट डे है। अब मुझे ये नहीं पता कि निगरां सेटअप की एक्सटेंशन के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि 22 अप्रैल को एक्सटेंशन, नो एक्सटेंशन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आए, एक इमरजेंसी लगे, क्या लाहे अमल होना है 22 अप्रैल को, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का और इनकी कैबिनेट का ये लास्ट डे होगा तब, और इलेक्शन क्योंकि होने नहीं है 14 मई को, तो निगरां सेटअप की ज़रूरत तो बनती नहीं है। तो फिर से पंजाब में एक क्राइसिस नजर आएगा, और ये वो क्राइसिस है कि पंजाब के अंदर करोड़ों की आवाम है और सबसे बड़ा सूबा है और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव माई बाप कोई नहीं होगा, तो बेसिकली आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को, क्योंकि पाकिस्तान का जो आइन है 1973 के मुताबिक ऑलमोस्ट 50 ईयर्स इसके पूरे हो जाएंगे, यानी कि बर्थडे कह लें, एनिवर्सरी कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं। सो मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी कि आइन का जनाजा है, ज़रा धूम से निकलेगा। और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ भी कर लें, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हों, 3 रुकनी बेंच हो, उनका फैसला हो, पार्लियामेंट की करारदाद हो, कौमी सलामती का इजलास हो, इसके अलावा अतर मिनुल्लाह साहब का 25 सफ़ात का नोट हो, इसके अलावा जो है मज़ीद पार्लियामान के अंदर जो है बजट इंतखाबात के लिए प्रेजेंट करना हो, उसका मुस्तरद होना हो, या व्हाट्सोएवर कुछ भी कर लें, ये आइनी जमूद, आइनी बहरान है। अब होता क्या है कि जो मिलिट्री क़यादत है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि मिलिट्री जो क़यादत है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको तो आइन की रत्ती भर परवाह नहीं है। आइन की परवाह, आइन की रखवाली पार्लियामान को, और आइन की परवाह और आइन की रखवाली कोर्ट्स को होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामान। और सबसे ज़्यादा मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोझ, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसलिए पार्लियामान पे डालती हूँ क्योंकि ये जो मौजूदा पार्लियामान है, जो मौजूदा पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने तो इतना भुगता है, इसके बावजूद इनको आइन की कदर नहीं आई, इसके बावजूद इनको हैंडल नहीं करना आ रहा सिचुएशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, बेनज़ीर शहीद हो गई ये कहते कहते कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। नून लीग की अगर मैं बात करूं, वोट को इज्जत दो का नारा देते देते नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से लंदन चले गए, वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी अप्रूवल नहीं है, उनको इजाज़त नहीं है पाकिस्तान वापस आने की, वो आ नहीं सकते, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और फिर भी आइन का ये हाल है, तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पार्लियामेंटेरियंस पे होती है और किसी पर नहीं होती, पीटीआई हो, सियासी मुफाद, मतलब पीटीआई से भी मुझे आइनी मामले पे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो तो आरटीएस के नतीजे में उन्होंने हुकूमत बनाई थी। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। बाजवा साहब, जनरल फैज़ एंड इमरान खान, दे वर बेस्ट बडीज, दे वर चड्डी बडीज। उनसे एक बंदा क्या एक्सपेक्ट करे, उनको उनसे क्या शिकायत करे। पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो रोल एक आना चाहिए था कि अपनी सियासत ज़्यादा, शहबाज शरीफ साहब कहते तो हैं, हर इलामे में कहते हैं, हर बात पे कहते हैं कि जी पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन है तो ये सियासतदान है, आइन है तो ये पार्लियामान है, ये काम है। नहीं तो चेंजेस करें, आइन के अंदर चेंजेस करें ताकि ये वैलिड और ठोस हो, क्योंकि ये तवक्को किसी भी मिलिट्री
लीडरशिप से नहीं की जा सकती, बिकॉज मिलिट्री लीडरशिप दे डोंट गो बाय द आइन एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ और आम जो हुकूमत है उसमें यही फ़र्क होता है ना कि मार्शल लॉ के अंदर जो डिक्टेटर है वो आइन को नहीं मानता। सिंपल, दैट्स द सिंपल डिफरेंस। तो कुछ भी कर ले इस पूरी सिचुएशन में, आइन के ऊपर अमल नहीं हो रहा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।